हेलो फ्रेंड्स, पैरासेल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स हैं केमिकल से जुड़े हुए तत्व और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फैक्ट का कलेक्शन, जहां से आपके लगभग 5 या 6 प्रश्न बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो आइए ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, बहुत ही लिमिटेड और सेलेक्टिव पॉइंट्स ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा जहाँ पे आपका प्रश्न बन जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सेक्शन अगर कवर करवाना है तो वो लगभग आपकी इस पर 8 से 10 वीडियो चाहिए, वो भी 1 से 1.5 घंटे पूरी, मतलब ताकि आप सारी अभिक्रिया प्रोसेस को समझ पाएं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, कई बार इस तरह का एक प्रश्न बनता है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है। तो देखिए, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक। फलों का पकना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, दूध का खट्टा होना, लकड़ी से कोयले का बनना, लोहे में जंग लगना, कपूर का जलना, खून का थक्का बनना, ये सारी ही चीज़ें, 8 जो पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन को दिखाते हैं, ना कि भौतिक परिवर्तन को। और ये कई बार इस तरह का एक प्रश्न आपका बन जाता है। अब देखिए, परमाणु के नाभिक के अगर आप अवयव देखेंगे तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, और परमाणु के जो नाभिक में मूल कण हैं ये आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप लोग याद रखिए, कई बार ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखिए, एक बार ये आपका प्रश्न आया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसॉन, इनका क्रम क्या है। तो देखिए, अगर आप इसको सिंपली याद रखना चाहते हैं तो पहले वाले का तो पेन हो गया आपका, क्योंकि पहले आपका प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर आपका न्यूट्रॉन है। तो सिंपली आप जो पेन होता है लिखने वाला, पेन पाई करके आप इसका पासवर्ड बना सकते हैं, ताकि चारों का क्रम आपको याद रहे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो अगला पॉइंट है आपका, वो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो परासरण है आपका, इससे जुड़े हुए तथ्य आपको जो है पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली देखिए, भौतिक और जो रसायन विज्ञान है, पूरी तरह से ये अभिक्रिया और तत्व के जो प्रभाव हैं उस पर जुड़ा हुआ पूरा साइंस है। तो इसे समझने के लिए तो आपको सारे तत्व की पूरी संरचना को समझना पड़ेगा। पर यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट तथ्य हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे मान के चलिए कि आपका अगर ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 आपके रसायन विज्ञान के यहाँ से प्रश्न जरूर बन जाने चाहिए। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से यह आपका जो यहाँ पे पॉइंट है, पहला है कि जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। दूसरा जो आपका यहाँ पे प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो हमेशा जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो इसका बढ़ जाता है आपका क्वथनांक। और जो ठोस कपूर से अगर कपूर को वाष्प में बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। और चांदी पर काले रंग की जो परत का चढ़ती है, ये आपके संक्षारण का एक उदाहरण है। तीसरा पॉइंट देखिए कि जो आपकी भूपर्पटी है, इसके द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ये आपकी ऑक्सीजन है। सेकंड कौन सा तत्व आपका सबसे ज़्यादा है, ये आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इसके साथ देखिए परासरण। तो परासरण क्या है, सिंपल सा इसका है कि भाई, अगर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से जो विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होता है, तो ये आपका परासरण की प्रक्रिया में आता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं, और जो विलय आपका सोल्यूट होता है उसके अणुओं को नहीं जाने देती, ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली के पॉइंट के तौर पे है। कई बार परासरण का इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इसकी आपकी जो डिफिनीशन है वो क्या है। अब अगला आपका जो यहाँ पे पॉइंट है वो सिंपली आप देखिए, जहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। मित्रों, परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या तो समान है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये आपके आइसोटॉप होते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही देखिए, आपके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो योग होता है, इसके संदर्भ में आप देखिए, एक नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्याओं के योग को ही आपके शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए मित्रों, जो आपका कार्बन और उसके भिन्न रूप हैं, कई बार इनके संदर्भ में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपके कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और ये आपका कई बार पूछा गया है कि गाइगर काउंटर से क्या होता है, तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है आपकी, और इसके रेडियो एक्टिविटी के जो आविष्कारक हैं ये बैकुरल हैं। और आपका जल से वाष्प में जो परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और अभी मैंने आपके साथ रासायनिक कई सारे परिवर्तनों की बात की थी, आखिर रासायनिक परिवर्तन के आपके क्या क्या उदाहरण हैं। आगे देखिए, कार्बन और उसके भिन्न रूप। अब कार्बन में सबसे पहले जो कार्बन है इसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसका परमाणु आपका क्रमांक क्या है, तो ये 6 में आता है। सर्वाधिक यौगिकों वाला ये तत्व है। संयोजन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आबंध का प्रकार क्या है, तो ये सह संयोजी आबंध से बने होते हैं। और भूपर्पटी में केवल ये 0.02% आपका कार्बन है। हीरे की बात की जाए तो ये कठोरतम प्राकृतिक तत्व है। विद्युत का ये कुचालक होता है, ठीक है। मापन की इकाई इसकी कैरेट है, और कांच को काटने में आभूषण के रूप में इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है। आगे देखिए, कार्बन के अपर रूप जो हैं आपके, इसमें देखिए जो एलोट्रॉप्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो हीरा, ग्रेफाइट जो है ये आपका फुलरीन हो गया, ये वाले आपके सारे अपर रूप हो गए हैं। और कार्बन के 3 अपर रूपों में पाया जाता है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, रवाहीन। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं कार्बन आपके तीनों अपर रूपों में इस तरीके से पाया जाता है।
तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन आपके जो हैं एलोट्रॉप्स हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। अब कोयले का देखिए, सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में 85%, फिर बिटुमिनस है, फिर आपका सब बिटुमिनस है, फिर आपका लिग्नाइट है। तो ये क्रम कई बार ऊष्मा के स्तर पे पूछ लिया जाता है। ग्रेफाइट में देखा जाए तो उच्च गलनांक है इसका, विद्युत और ताप का ये सुचालक है, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है, पेंसिल में इस्तेमाल होता है, स्नेहक के रूप में इस्तेमाल होता है, ये छठकोणीय होता है। ये सामने आपके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का। फुलरीन क्या है? बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, क्योंकि बकमिस्टर फुलेर ने इसकी खोज की थी। अत्यधिक स्थायी संरचना इसकी होती है। 20 छठभुज होते हैं आपके, 12 पंचभुजों से निर्मित ये, इसका मतलब C60 आपका रासायनिक संरचना है, और ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील भी है। आप सामने देख रहे हैं किस तरीके की इसकी पूरी संरचना है। आप देखिए कार्बन के समस्थानिक क्या है, तो ये आपका जो C612 है, C आपका 613 है गया, C6 आपका 14 हो गया, ये इसके समस्थानिक है। तीनों ही देख लीजिए, कई बार इस तरह का पूछा जाता है। इसमें जो आपका C614 है, ये इस्तेमाल होता है आपका रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। C614 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हो सकता है ऑप्शन के स्टेटमेंट में C614 को C6 आपका 13 लिख दिया जाए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फॉस्फेटेज परीक्षण विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है आपका दूध। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता। तो देखिए जो आपकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है, तो रिएक्टिविटीज़ को मेटल के अकॉर्डिंग कितनी है, तो देखिए सबसे कम जो आपकी अभिक्रियाशीलता है ये स्वर्ण के संदर्भ में है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम में है। और ये जो आपका बार चार्ट है ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को पॉज करके। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम है, फिर आपका जिंक जस्ता है, फिर आपका लोहा है, फिर लेड है, फिर आपका कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर आपका स्वर्ण है। तो चांदी सोना एक ही क्रम में आप इसको देखिए, तो ये आपका नीचे है, ठीक है। इसके बाद आप इसका एक क्रम बना लीजिए, कम से कम टॉप 5 तो आप सिंपली याद रखिए, ताकि आपको ये याद रहे। कई बार इस तरह का भी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए पोटेशियम खनिज की बात की जाए, तो जो आपका सिल्वाइन है या पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, शोनाइट हो गया, कार्नेलाइट हो गया, ये आपके पोटेशियम के अयस्क हैं। कई बार ये अयस्क पूछे जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम के आपके एप्सोमाइट है, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट, किजेराइट। अब डोलोमाइट आपका दे दिया जाएगा तो वहीं ऑप्शन में चूना पत्थर कुछ और डाल दिया जाएगा। तो याद रखिए डोलोमाइट हो गया, किजेराइट हो गया, आपका एप्सोमाइट है, मैग्नेसाइट है, ये सब आपके मैग्नीशियम के आपके अयस्क हैं। ऐसे ही आपका देखिए कैल्शियम में देखेंगे तो जिप्सम, आपका फ्लोरोस्पार हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कैल्साइट हो गया, ये आपके अयस्क हैं आपके किसके, तो ये ओर्स हैं आपके कैल्शियम के। एल्यूमिनियम में आपका डायस्पोर, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम पूछे गए प्रश्न है, ये कई बार ये पूछा जाता है। सोडियम में आपका बोरेक्स हो गया, ग्लोबराइट है, चिली सॉल्ट पीटर है, साधारण नमक है, क्रायोलाइट है। इसमें आप बोरेक्स, ग्लोबराइट और क्रायोलाइट याद रखिए, ये सोडियम के हैं। और कैल्शियम में जिप्सम, फ्लोरस्पार है, लाइमस्टोन है और आपका कैल्साइट है। और ऐसे ही मैग्नीशियम में आपका एप्सोमाइट, मैग्नेसाइट, किजेराइट और डोलोमाइट, ये चारों आपको क्रम याद रखने, कई बार ये पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी एक पॉइंट हमने अभी बात की थी कि जो आपकी अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये पॉइंट याद रखिए। कई बार इस तरह के पॉइंट जो होते हैं आपके कई बार परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, क्योंकि शुद्ध जल में अगर नमक को घोल देंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि अशुद्धि बढ़ा दी हमने, और जल का हिमांक जो है आपका वो घट जाता है। इसीलिए थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ताकि मतलब कि वो आपकी बहुत जल्दी मेल्ट ना हो। और आपका मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, मिथाइल अल्कोहल याद रखिए। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखिए जो आपका कॉपर खनिज है, इसके महत्वपूर्ण जो आपके अयस्क हैं और हैं, इसमें आपका एजुराइट है, कैल्कोसाइट है, मेलेकाइट है और आपका क्यूप्राइट है। कई बार ये पूछा गया है कि क्यूप्राइट किसका है, तो याद रखिए ये आपका कॉपर का क्यूप्राइट है, क्योंकि कई बार इसको लेके आपको डाउट हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्रायोलाइट है, तो ये आपका क्रायोलाइट आपका सोडियम का है, जबकि जो आपका क्यूप्राइट है, तो क्यूप्राइट आपका किसका है, कॉपर का है। जिंक का देखिए तो जिंकाइट हो गया, जिंक ब्लेड है, कैलामिन है और फ्रैंकलिनाइट है। जो आपके किसी तत्व से डिफरेंट नाम होते हैं, इनको जरूर आप याद रखिए, कई बार ये प्रश्न के तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे लेड है आपका, तो लेड का क्या है, तो गैलेना हो गया। इसके साथ ही आपका सीरूसाइट हो गया और आपका मेटकोकाइट आपका, ये जो है ये लेड के तीनों हैं आपके, ठीक है, इसको याद रखिए। सिल्वर खनिज में देखेंगे तो नेटिव सिल्वर है, आपका केरोर्जीराइट है, आपका अर्जेटाइट है, ठीक है। इसके साथ ही आयरन के तो मैग्नेसाइट हो गया, हेमेटाइट है, सिडेराइट है और आपका क्या है, लाइमोनाइट है। तो ये सारे इसके हैं। ऐसे ही मित्रों आपका देखिए टीन का अयस्क क्या है, तो कैसीटेराइट है। मरकरी का सिनेबार है। माणिक्य और नीलम में क्या है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही आपका नीलम होता है। और जैसे मोती का रासायनिक संरचना कई बार पूछी गई है, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट का क्या है? तो CaSO4 1/2H2O ये इसका है। बेलाडीला प्रमुख क्या है? तो हेमेटाइट लो एस की आपकी खान है। तो ये आपके पूछे गए प्रश्न है और कई बार आपको ये जो है ये भी पूछा जाएगा कि कपूर, नैप्थलीन और शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं। तो ये कौन सी घटना है? तो ये आपकी ऊर्ध्वपातन की है। जैसे हमने अभी कपूर की बात की थी, ऐसे ही आपका ये भी एग्जाम्पल है। ऐसी पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो ये परासरण है आपका। ठीक है, मिट्टी से जो जड़ों में आपका भौतिक प्रक्रिया कौन सी है कि पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? तो परासरण की क्रिया आपकी यहाँ पे पाई जाती है। ऐसे ही आपका वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त है, तो कोहरा किस चीज का मतलब कि उदाहरण है? तो गैस में द्रव का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए मित्रों, मिश्र धातु का कई बार प्रश्न आता है। तो देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे गए प्रश्न है। पीतल में क्या है? तो तांबा जिंक है आपका। ठीक है, स्टील में क्या है? तो लोहा कार्बन है। स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं? तो निकल के साथ क्रोमियम और कार्बन तीनों मिलाए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टेनलेस स्टील और आपका पीतल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। टांका क्या है? तो सीसा के साथ टीन होती है। कांसा में तांबा के साथ टीन है। जर्मन सिल्वर में आपका तांबा निकल है। और ऐसे ही बेल मेटल में आपके तांबे के साथ टीन है, लेकिन रेशियो इसका चेंज हो जाता है। गन मेटल में टीन के साथ जिंक है। आपके एल्निको में क्या है? तो एल्यूमिनियम के साथ निकल और कोबाल्ट के साथ लोहा, ये चारों चीज़ें आपकी यहाँ पे मिलाई गई हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। नाइक्रोम में क्या है? तो निकल और क्रोमियम में आपकी अल्प मात्रा में लोहा और मैग्नीज का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, जो आपका सिलिकॉन है ये कंप्यूटर चिप के निर्माण में यूज होता है। परमाणु संख्या इसकी 14 है। नाइट्रोजन के बारे में देखिए, जंतुओं के जो वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। जो आपके पशुओं के संदर्भ में जो आपके वीर्य होते हैं तो वो आपके किस में रखे जाते हैं? नाइट्रोजन में। उर्वरक बनाने में काम आता है। यूरिया में नाइट्रोजन की संख्या 46% है। यूरिया में नाइट्रोजन को क्या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, जो कि कई सारे आपने ऐसे चीज़ों को सुना होगा जो हम लोग बायो फर्टिलाइजर में भी बात करते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की। अब इसके संदर्भ में देखिए, आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है ड्यूटेरियम है, ट्राइटिरियम है, प्रोटियम है। अब ड्यूटेरियम जो है इसके खोजकर्ता जो थे हैरोल्ड उरे थे। ट्राइटिरियम के कौन थे? तो रदरफोर्ड हो गए, ओलिफेंट हो गए और आपके पॉल हार्टेक ने किया था। ऐसे ही आपके जो प्रोटियम है इसकी आपकी जो है ये स्थायी समस्थानिक है और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है, जबकि ट्राइटियम में 2 है और आपके न्यूट्रॉन की संख्या 1 किस में है? ड्यूटेरियम में आपकी पाई जाती है। तो ये इनके संदर्भ में सिंपल अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन का जो आपका ड्यूटेरियम है ये आपका जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, ट्राइटियम में आपकी 2 है और आपके प्रोटियम में आपकी 0 है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगले महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ जाते हैं। तो देखिए आपका ड्यूटेरियम के बारे में याद रखिए, भारी जल। तो ये आपके इसके खोजकर्ता H.C. उरे थे। उपयोग क्या है? तो देखिए नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन को मंदक करने के रूप में हम लोग ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के जो यौगिक बनाने में और भारी जल को बनाने में, ये सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। विशेषताओं की बात की जाए तो ये शरीर हेतु हानिकारक है। पौधों के विकास को रोकना, बीजों के अंकुरण को रोक देना, ये सब इसकी विशेषताएं भी हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन को मंदक करने में आपके भारी जल का इस्तेमाल होता है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे जो है इसके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगला पॉइंट जो है आपका, अब बात करते हैं हम लोग जल के प्रकार की, मृदु जल और कठोर जल। तो मृदु जल जो होता है इसमें ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, इसे मृदु जल कहते हैं। ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई में झाग देता है। कठोरता का कारण क्या है? तो जल में घुले हुए आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो बाई कार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट होते हैं, आदि लवणों के कारण ही ये कठोरता जो है आपकी आ जाती है, जिसके कारण साबुन के साथ ये कठिनाई से झाग देता है। और मृदु और कठोर जल के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आगे देखिए ओजोन के बारे में। वायुमंडल के समताप मंडल में ये विद्यमान है। अब उपयोग क्या है? तो सूर्य की आपकी पराबैंगनी किरणों जो है पृथ्वी पे आने से रोकती है। कीटाणु नाशक भी है आपकी ओजोन। जल को साफ करने में भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी ओजोन का इस्तेमाल होता है। तो ये चारों ही इस्तेमाल जो है एक स्टेटमेंट के तौर पे किसी प्रश्न का आपका हिस्सा बन सकते हैं। आगे देखिए सल्फर क्या है? तो ऊष्मा और विद्युत की ये कुचालक है, ना कि आपकी सुचालक। याद रखेंगे आप लोग। ऐसे ही मित्रों एक और पॉइंट है, जो आपकी रेडॉन है ये एकमात्र अक्रिय गैस है जो सामान्यतः वायुमंडल में नहीं पाई जाती। रेडॉन आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती, लेकिन भूकंप के आने के समय वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है।
ठीक है। ऑर्गन क्या है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, और ये खोजकर्ता इसके विलियम रैमजे थे। उपयोग क्या है, विद्युत बल्ब में आपकी ऑर्गन भरी जाती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगला पॉइंट आपका क्या है, एस्टेटिन क्या है, तो एस्टेटिन आपका ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है, जो भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अब आगे आपके कई बार इस तरह के पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। जैसे ब्रोमीन है, तो ये एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है निद्रा कारक औषधि के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो ब्रोमीन का ही तत्व आपका पोटेशियम ब्रोमाइड जो है निद्रा कारक औषधि है, और सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एकमात्र ऐसी अधातु है आयोडीन जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। जैविक स्रोत क्या है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से पाई जाती है, और सभी हैलोजनों में प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ये जितने भी आपके हैलोजन है उसमें सबसे ज़्यादा ये आपकी कारक के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगला पॉइंट जो है आपका, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली प्रमुख धातु जो है सोना प्लैटिनम आपका मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे मित्रों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अति मुलायम खनिज जो है आपका सॉप स्टोन, ये क्या होता है सॉप स्टोन, तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट आपका होता है। सोने का जो घोल होता है ये आपका अम्लराज है, और कई बार इससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अम्लराज में आपके कौन से दो तत्व होते हैं जो इसे अम्लराज को बनाते हैं, और किस रेशियो में इसे आपस में घोला जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, तो इसके संदर्भ में आप लोग याद रखिए, ये आपका क्या है, कीटनाशी है, ठीक है, कीटनाशी के तौर पे है। और ये आपका इसके संदर्भ में जो बाकी आपके चीज़ें हैं, जैसे प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के तौर पे, आप अगर घाव को धोना है, या फिर गरारे करने हैं, कान साफ करना है, या फिर आपका दांत, ऊन, रेशम, पंख, बाल आदि के विरंजन में, दूध, शराब आदि के परिरक्षण में, या रॉकेट, जेट, पनडुब्बी, टॉर्पीडो में आपका जो प्रोपल्जन है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका, आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो पेरोक्साइड को आप घाव को धोने में इस्तेमाल, ये याद रखेंगे। रेशम, ऊन, पंख आदि के विरंजन में, ठीक है, और इसका दूध, शराब आदि के परिरक्षण में, और आपके टॉर्पीडो वगैरह के प्रोपल्जन में, और ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में ये आपकी प्रयोग होती है। तो ये पॉइंट भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, वो अक्रिय गैसों के संदर्भ में चीज़ों को देखिए सबसे पहला ऐसी गैसें जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, उन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं, जिसमें आपकी सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें देखिए आपके उदाहरण में हीलियम भी है, नियॉन भी है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इसीलिए ऑर्गन को आपका बल्ब में भरा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, निकेल करता है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मित्रों कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है आपका। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखिए, पारा जो है पानी, ईथर और बेंजीन द्रवों में से वह जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो पारा आपका एक अच्छा चालक में आता है। इसके साथ ही आप एक जो अगला पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे कि आपकी जो प्रमुख अक्रिय गैसें हैं इनके संदर्भ में भी कई बार पॉइंट आपके बनते हैं। तो देखिए हीलियम, तो हीलियम के बारे में आप चीज़ याद रखिए कि ये आपकी अज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन के बाद ये दूसरी सबसे हल्की गैस है, ठीक है, और गुब्बारों में भरने के लिए इसका प्रयोग होता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा भी वायु के स्थान पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ही मिलाया जाता है। ये इसके पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नियॉन क्या काम करती है, तो ये टेलीविज़न जहाँ आपके प्लाज्मा ट्यूब में, नियॉन लैंप में, एडवर्टाइजिंग वाले साइन में, और हाई वोल्टेज के डिस्चार्ज ट्यूब में प्रयोग होती है आपकी नियॉन। ये आप इसका प्रयोग ही याद रखना है आपको। सल्फर के बारे में देखिए, तो सल्फर के बारे में जो आपका यहाँ पे है, तो ये आपकी भूपर्पटी का कितना है, तो 0.03% से 0.1%। अंडे हो गए, प्रोटीन हो गए, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल या ऊन आदि में ये आपका टोटल जो है यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत के तौर पे भी पाई जाती है। ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। सल्फ्यूरस अम्ल जो है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, वो भी इसका प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसमें आपको सल्फर के अलग अलग तत्व मिलेंगे। तो सल्फर के प्रमुख ऑक्सी अम्ल के तौर पे हम लोग कैसे याद करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका H2SO4, या फिर आपका सल्फ्यूरिस अम्ल जो है, ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं H2SO3। इसके अलावा जो आपका पर ऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे मार्शल अम्ल भी जिसे कहा जाता है, या फिर आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे पॉइंट हैं आपके जिसमें ये ऑक्सी अम्ल के तौर पे भी आपकी पाई जाती है। जिनॉन जो है ये आपकी गैस आपके डिस्चार्ज लैंप में, लेज़र में, एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और स्पोर्ट आपकी जो डोपिंग है उसमें भी न्यूरोप्रोटेंट आपके तौर पे भी इसका
प्रयोग होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इसका प्रयोग आपके इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तौर पे होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी जो है ऊन और रेशम का विरंजन करने के लिए प्रति क्लोर के तौर पे ये इस्तेमाल होती है। इसका शर्करा पेट्रोलियम के शोधन में आपके, इसके अलावा सल्फाइड अम्ल बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन में, ये सारे इसके प्रयोग हैं। देखिए केमिकल है, केमिस्ट्री है, तो ज़्यादातर प्रयोग और केमिकल बेस्ड ही आपकी चीज़ें जो हैं वो कई बार स्टेटमेंट के तौर पे पूछी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। हीरा चांदी ग्रेफाइट लकड़ी में से विद्युत की चालकता चांदी में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही देखिए लोहा धातु एल्युमिनियम चांदी में से ऐसा धातु जिसे प्राप्त करने में बॉक्साइट अयस्क आपका इस्तेमाल होता है, ये आपका एल्युमिनियम है। अगला देखिए नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में क्या है, तो ये देखिए ये आपका वायुयान के टायर को भरने में कई बार पूछा गया PYQ है, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अब अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया की जाएगी तो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस को बनाया जा सकता है प्रयोगशाला में भी। ठीक है, ये तत्व तो याद रखिए। अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या होगा, तो सोडियम नाइट्राइड के साथ इसकी अभिक्रिया की जाएगी। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्राइड के साथ, ये वाला पॉइंट जो आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड है बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के बारे में। ऐसे देखिए हैलोजन के बारे में, तो ये आपकी जो है किस लिए, तो क्लोरीन जो है आपकी हरापन के लिए, और इसके साथ ही देखिए ब्रोमीन आपकी लाल, आयोडीन आपका बैंगनी। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको मतलब मैच करने पे आप अलग अलग कलर इससे प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक अवस्था में द्रव जैसे ब्रोमीन हो गया, और गैस में आपकी फ्लोरीन व क्लोरीन के तौर पे, ठोस में आयोडीन के तौर पे ये आपको हैलोजन जो है ये आपको मिल जाएंगे। ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल हैं। और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका टोटल पॉइंट के तौर पे, अगर आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐसी देखिए जो आपका अमोनिया है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट के तौर पे अश्रु गैस का उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसे नाइट्रोसिल या आपके वेपोरोल भी कहा जाता है। अश्रु गैस की बात की जाए तो आंखों में जलन, आंसू टपकना वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, तो ये आपका जैसे एक्रिलिन हो गया, क्लोरोपिक्रीन है आपका, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है, ये सारी आपकी प्रमुख अश्रु गैसों में प्रयोग की जाती हैं। याद रखिए एक्रिलिन पूछी जा सकती है क्योंकि छोटा सा नाम है कि भाई इसमें से कौन सी अश्रु गैस में आएगी। ऐसे ही 4 नाम दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको क्लोरोपिक्रीन और एक्रिलिन और अल्फा क्लोरो जो है इसका आपने चुनाव करना है। नाइट्रोजन के अम्ल की बात की जाए तो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, आपके नाइट्रस अम्ल हो गया, हाइपोनाइट्रस अम्ल हो गया। नाइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो रंगहीन द्रव है। उपयोग कैसे, तो अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करने के लिए, और आपके विस्फोटकों के निर्माण में भी, नाइट्रेटों के संश्लेषण में भी HNO3 का प्रयोग होता है। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो अमाशय है उसमें आपका नाइट्रिक अम्ल या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कौन सा पाया जाता है, या मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। और अगला पॉइंट मित्रों देखिए अम्ल और क्षार के बारे में। तो देखिए अम्ल क्षार के बारे में जो आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, तो कई सारे पॉइंट है। जैसे एसिटिक अम्ल आपका सिरका है, फॉर्मिक अम्ल आपका चिंटी का डंक है, साइट्रिक अम्ल जैसे नींबू है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल आपका दही है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में है, तो पालक टमाटर में है। ऐसे ही आपका एस्कॉर्बिक आंवला साइट्रस फल में है। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली अंगूर हो गया, कच्चे आम, केला, सेब, इन सब में टार्ट्रिक अम्ल आपका है। तो कई बार ये पूछा जाता है, और ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें आपके जो बाकी हैं कार्बनिक रसायन में जैसे हाइड्रोकार्बन आपके आते हैं। तो विशेषता क्या है, तो कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक मुख्य स्रोत कोल या पेट्रोलियम है। इसके अलावा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें आपके बहुल कार्बन या कार्बन अबंध वाले आते हैं, जैसे कि एल्किन हो गया, ठीक है। और जबकि आपके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें आपका एल्केन आएगा, असंतृप्त में आपका एल्कीन आएगा। और ऐसे ही कार्बन परमाणुओं की समृद्ध श्रृंखला या वलय, इसमें आपके साइक्लो एल्केन आते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपका बेंजीन आएगा, और जैसे आपका बेंजीन हो गया, टाइलुइन हो गया, नेप्थलीन हो गया, ये क्या है, तो एरोमेटिक आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। जबकि बाकी ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि एल्किन और आपका जो एल्केन है ये किस तरह के आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इनके अलग अलग ही इस्तेमाल भी हैं। जैसे आपके बहुलकों के निर्माण में, पेंट के विलायक में, और रंजक के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में आपके टालुइन, नेप्थलीन, बेंजीन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। साधारण नमक आपका सोडियम क्लोराइड है। एंटासिड क्या है, तो भस्म जो है एंटासिड होती है। एक्वारेजिया आपका नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को मिला के बनता है, जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था। और आयोडीकृत जो लवण है इसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है। नीला थोथा का ये जो फॉर्मूला है कई बार पूछा गया है, ध्यान से आप लोग देखिए। ऐसे ही मित्रों आपके एल्केन को देखिए। एल्केन क्या है, तो कार्बन कार्बन का एकल अबंध युक्त ये बंधन होता है, ठीक है। सरलतम एल्केन आपका मिथेन है, अन्य में आप पैराफिन देख सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए एल्कीन क्या है, तो ये आपके एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक कार्बन
जो है आपका कार्बन युग्म बंध के द्वारा जुड़ा होता है, और इसमें आपका ओलिफिन भी इसको कहा जाता है। और इसमें आपके जो है प्रमुख आपके एथिलीन है, प्रोपिलीन आपके एल्कीन में आते हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि ये एल्केन है कि एल्कीन है, तो याद रखिए आपके एल्केन के जो एग्जाम्पल हैं, तो आपको एल्केन के नाम जो है एग्जाम्पल वो आपको याद रखने हैं। एल्कीन में आपको एथिलीन और प्रोपिलीन याद रखना है, और एथिलीन वाले में देखिए आपका यहाँ पे क्या है, तो इसमें आपका फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए और आपका जो निश्चेतक होता है उसके रूप में भी पॉलीथीन के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में एथिलीन का इस्तेमाल होता है। एल्काइन क्या है, तो ये एक कार्बन और कार्बन का त्रिक बंध होता है, और इसमें एसिटिलीन आपका जो है इसका अन्य नाम है जो आप याद रखेंगे। एसिटिलीन की बात की जाए तो कार्बाइड लैंपों में ऑक्सी एसिटिलीन बनाने में, बेंजीन में आप देखेंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन षटकोणीय ये है, और इसको आप लोग याद रखेंगे। अल्कोहल को देख लीजिए तो ये आपका किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया से, जैसे जिस्ट नामक कवक में आपका जो है अल्कोहल बिल्डअप होता है नेचुरली, अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको कई बार पूछे जाएंगे। अब देखिए अल्कोहलों के भी जो आपके सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक प्रश्न बन गया तो बहुत कठिन आपके लिए प्रश्न बनेगा। अब देखिए मैथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, और आपका इसके बाद देखिए प्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल है, ब्यूटिल है, आपका ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। उसके अलावा इसके और जो आपका टी ब्यूटिल अल्कोहल या पेंटिल अल्कोहल, ये अलग अलग अल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। कम से कम आप इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन जो जैसे मैथिल अल्कोहल जो है विषैली शराब हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, और ये आपका प्रोपिल हो गया, ये कम से कम आइसोप्रोपिल, ये आप चारों कम से कम याद रखिए। सामने जो लिखे हुए हैं बार बार इसे लिख के आप प्रैक्टिस करिए तो आपको सिंपली ये याद हो जाएगा। अगर आप नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो आपको फिर इसी तरह से रट के इन चीज़ों को याद करना होगा। आगे यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल देखिए, जो आपका स्टेनलेस स्टील है इसमें लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन होता है। आप मुझे बताएंगे सबसे कम कौन सा तत्व है? क्रोमियम, निकल, तांबा, टीन और जिंक में वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और आपका निकल इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ जाता है, इस तरह के कॉमन स्टेटमेंट भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। अब एथिल अल्कोहल की अगर बात की जाए तो देखिए मैथिल युक्त जो स्पिरिट है इसे बनाने में पेंट वगैरह, वार्निश वगैरह, गोंद, सल्फर आयोडीन का विलायक हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, आपका आयोडोफार्म हो गया, ईथर एथिलीन के निर्माण में भी आपके एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आपके अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में भी, जो रेडिएटर होते हैं उसके एंटी फ्रीज के एजेंट के तौर पे भी, और आपके स्पिरिट लैंप हो गया, अल्कोहल थर्मामीटर वगैरह में एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। मैथिल अल्कोहल की बात की जाए तो ये आपके मैथेनॉल या कार्बिनॉल इसके अन्य नाम हैं। अब इसमें विंटर ग्रीन के तेल में मैथिल्स आपकी जो है सैलिसाइलेट और अन्य सुगंधित तेलों में एस्ट्रो के रूप में यह हमें प्राप्त होती है। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग भी पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि को घोलने के विलायक के तौर पे होता है, और ये आपकी पीने योग्य एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में आपकी जो है आपकी बनती है, और जो आपका रेडिएटर हेतु या एंटी फ्रीज के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। ये आप इसके संदर्भ में पॉइंट जो है याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बहुलक। इसमें सिंपली याद रखिए जो प्राकृतिक बहुलक है इसमें सेलुलोज और स्टार्च रबड़ आती है। आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक में क्या है, तो सेलुलोज के जो व्युत्पन्न होते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट, जैसे रियोन को जो है सेलुलोज एसीटेट कहते हैं, और सेलुलोज आपका नाइट्रेट इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही संश्लेषित अगर बहुलक की बात की जाएगी तो इसमें नायलॉन और आपका पॉलीथीन ब्यूना आएगा। कई बार सिंपली आपको स्टेटमेंट दे देगा कि नायलॉन और आपके सेलुलोज नाइट्रेट और आपके सेलुलोज स्टार्च रबड़, इन तीनों में से संश्लेषित वाला कौन सा है। तो जब अगर आपने उसको सही से डिवाइड करके नहीं पढ़ा तो फिर आपका इस तरह का भी एक बहुत सिंपल सा प्रश्न जो है गलत हो सकता है। अगला देखिए पॉलीएथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिलीन का ही उच्च बहुलक होता है, और इसका उपयोग क्या है, पैकिंग हेतु, जल से बचाव हेतु, फिल्म और शीट के निर्माण में। कार्बोक्सिल अम्ल क्या है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह इस तरह का पाया जाता है, वही उसी के क्रियात्मक समूह के रूप में यह उपस्थित रहता है। अब इसमें प्रकार क्या है, तो मोनोकार्बोक्सिल होता है जिसमें आपके एसिटिक अम्ल हो गया। डाई कार्बोक्सिल में क्या है, तो आपका ये सक्सिनिक आपका अम्ल आ जाएगा। ट्राई कार्बोसिलिक में क्या आएगा, तो साइट्रिक अम्ल आ जाएगा। तो कार्बोसिलिक के भी ये आपके तीनों प्रकार हैं, और तीनों के उदाहरण हैं, ये आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए केमिस्ट्री है तो सीधा सा ही बहुत नीरस आपको ये महसूस हो रही होगी, पर इसी तरीके से ये आपकी मेन थीम है। जैसे बहुलक से प्रश्न आता है, इस तरह के जो आपके अलग अलग, जैसे पॉलीविनाइल आपका पीवीसी क्लोराइड हो गया, तो इसमें बार बार पूछा जाएगा उपयोग क्या है, तो पाइप बनाने में, ग्रोमोफोन का रिकॉर्ड बनाने में, हैंडबैग हो गया, अन्य आपका रेनकोट बनाने में क्या यूज़ होता है, तो आपको पीवीसी याद होना चाहिए। और अगर मान लीजिए बहुत केमिकल वे में पूछेगा तो इसकी संरचना पूछ सकता है, तो विनाइल क्लोराइड का जो उच्च बहुलक होता है C2H3Cl का स्क्वायर N, ये आपका इसका फॉर्मूला है। और कई बार फॉर्मूले भी
पुराने पेपरों में पूछे गए हैं कई बार। ऐसे ही आपके संतृप्त आपके कार्बोक्सिल अम्ल के सूत्र के तौर पे देखेंगे तो ये फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और आइसोब्यूटेरिक अम्ल ये आपके कई बार पूछे गए हैं। तो फार्मिक अम्ल का H ये पूरा ही कैपिटल लेटर में है, HCOOH, ठीक है। ऐसे ही आपका CH3 का COOH ये आपका जो है ये आप याद रखेंगे कि आपका एसिटिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल है। और प्रोपियोनिक हो गया, ब्यूटेरिक हो गया और आपका आइसोब्यूटेरिक, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले थोड़े से आप रफ कॉपी पे बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपली देख लीजिए कि फार्मिक वाले में सीधा स्ट्रेट है, एसिटिक में आपका 3 आ जा रहा है, उसके बाद सिंपल स्ट्रेट है, मतलब प्रोपी वाले में आपका जो है वो इसका प्रो में 3 के साथ 2 है। और उसके बाद आपका ब्यूटेरिक, जैसे नाम भी आपका अलग है, डिफरेंट है, तो इसमें 3 बार आपकी डिजिट है। और ऐसे ही आपके आइसो वाले में सीधा इसमें स्क्वायर है। तो आप इस तरह से कई बार जो सेम होते हैं उन्हें याद करने के लिए या थोड़ा सा टोटका याद करने के लिए आप अपना कुछ शॉर्टकट जरूर बनाया करिए, जिस तरीके से आपकी बुद्धि परीक्षा के लिए चलती है। टेफ्लॉन को आप देखेंगे तो देखिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका उच्च बहुलक है। उपयोग क्या है तो आपकी इंसुलेंटिन पदार्थों के निर्माण में, सांद्र अम्लों को भरने में, ऊष्मा रासायनिक पदार्थों के प्रति स्थायी वस्तु या गैस्केट या सील आदि को बनाने में, कुकिंग के बर्तन की जो लेपन है वो भी आपकी टेफ्लॉन वगैरह की जाती है कई बार। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए मोनोकार्बोक्सिल अम्ल जो है आपका, इसे वसीय अम्ल भी कहा जाता है, जैसे कि आपका पोमिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। ये सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे। इसका सरलतम जो मोनोकार्बोक्सिल अम्ल है वो फार्मिक अम्ल आपका होता है। नीले लिटमस पे क्या प्रभाव है तो ये नीले रंग का लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इस श्रेणी में आपके प्रथम 3 क्या आते हैं तो देखिए अम्ल जो है वो क्या करता है, नीले आपके पेपर को उसको लाल कर देता है। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे आप अनिल नाम भी याद कर सकते हैं, ताकि अम्ल ये इसको लाल कर रहा है, ठीक है। तो ये अम्ल लाल कर रहा है तो अनिल नाम से भी आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, ताकि कुल मिला के ये पॉइंट आपको जो है याद रहे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखिए आपकी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है TNG, इसका कई बार पूछा जाता है, सिंपली इसको देख लीजिए। ये ग्लिसरीन पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ग्लिसरीन हो गया। और इसके साथ देखिए आपका जो ये पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसी प्रोसेस से TNG आपका प्राप्त होता है। तो ये आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एसिड ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है TNP, ये आपका फिनोल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। और उपयोग क्या है तो अति विस्फोटक है, ये भी आपका TNP भी विस्फोटक है। और आपका ये डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग होता ही है आपका TNG। और डायनामाइट क्या है तो ये देखिए, डायनामाइट में अल्फ्रेड नोबल ने इसकी खोज की थी। ये परंपरागत विधि क्या है तो लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित करा के इसे बनाया गया था। आधुनिक विधि में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, तो मतलब आधुनिक विधि में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पे सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये आपका सोडियम नाइट्रेट आधुनिक है और पहले आपके नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता था। कुल मिला के दोनों से ही आपका डायनामाइट बनता है। याद रखिए ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही ब्लास्टिंग जो जेलेटिन होती है ये नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन से निर्मित होती है, ठीक है। खान खोदने या सुरंग आदि बनाने में भी इसका पूरा जो है आपका प्रयोग होता है। आगे जो आपका अगला पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए। RDX क्या है तो कई बार पूछा जाता है, तो इसके आपके खोजकर्ता कौन थे तो RDX में आपके जो है देखिए साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन, ये इसका टोटल जो पूरा नाम है काफ़ी टफ है, इसको याद रखिए। इसके आपके फ्रेडरिक हेनिंग जो है उन्होंने खोज करता है, और अन्य नाम के तौर पे इसको हेक्सोजन और T4 या फिर आपका USA में आपका साइक्लोनाइट वगैरह भी बोला जाता है। इसके अलावा RDX मिला के प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटकों का निर्माण होता है। तापमान और आग फैलने की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम का चूर्ण को भी इसमें डाला जाता है। गन कॉटन क्या है तो ये आपके शॉइन बीन ने खोज की थी, ये भी बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ ही है गन कॉटन भी, ठीक है। ईंधन फ्यूल की बात करेंगे मित्रों तो इसमें आपके अलग अलग पॉइंट आएंगे। तो ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसें कौन सी है तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के अपूर्ण दहन से, कार्बन डाइऑक्साइड वायु की उपस्थिति में ईंधन के दहन से, सल्फर डाइऑक्साइड कोयले और डीजल के दहन से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि ईंधन का अपूर्ण पूरी तरह से दहन नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई आपकी CO। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो ये वायु की उपस्थिति में रहते हुए जब ईंधन का दहन होता है तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और अगर कोयले और डीजल का दहन हो रहा है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो तीनों ही पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। अब आगे देखिए विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीयमान क्या है तो देखिए अलग अलग का सबका है। इसमें अगर आप ऊष्मीयमान देखेंगे तो आपके सामने देखिए हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 लाख के आसपास। और बाकी गोबर के उपले का आपका 6000 से 8000 है, लकड़ी का 17 से 22, ये अलग अलग इसकी रेंज दी गई है।
पर याद रखिए कि आपके जो CNG मीथेन है ये कम से कम आप इन लास्ट के 6 का जरूर याद रखिए कि डीजल से ज़्यादा मीथेन का है, मीथेन से ज़्यादा CNG का है, CNG से ज़्यादा LPG का है, और फिर उससे ज़्यादा जैव गैस का है, और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा है। इन 6 के 6 में आप क्रम जरूर बना लीजिए कम से ज़्यादा का, क्योंकि यहाँ पे आपका एक प्रश्न बन सकता है क्योंकि इनकी हीट के लेवल पे, और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कठिन प्रश्न होगा। कोयले की बात की जाए तो ये आपका मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम में जो कोयले में परिवर्तन होता है, काला सोना इसे बोला जाता है। उप उत्पाद क्या है तो कोक और कोलतार इससे बनता है। कोक क्या है तो इस्पात में औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में इस्तेमाल होता है। कोलतार की बात की जाए तो ये प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री में आदि में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक गैस जो है आपकी नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिथेन आपका मेन है, बाद में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन चारों पाए जाते हैं, पर मिथेन इसका मेन कंपोनेंट है। इथाइल मरकैप्टन के कारण ही दुर्गंध आती है जब गैस लीकिंग होती है, मिलाया जाता है क्योंकि वैसे इसकी स्मेल पता ही ना चले। खाद्य संरक्षण की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसे बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। अब खाद्य संरक्षण में आपकी फ्रीजिंग आती है, साल्टिंग आती है और आपकी पिकलिंग आती है। इसमें अलग अलग आप तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख खाद्य परिरक्षक में आपका सोडियम बेंजोइट आता है, सोडियम एस्कॉर्बेट आता है। सोडियम एस्कॉर्बेट हो गया तो पोटेशियम एस्कॉर्बेट, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बेंजोइट, तीनों ही नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वरनाशक में आपकी एस्प्रीन आती है, फिनएसिटीन आती है। ऐसे ही आपका मित्रों जो प्रतिरोधी है उसमें आप मर्क्यूरोक्रोम याद रखेंगे, बोरिक अम्ल याद रखेंगे, आइडोफार्म हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट जो आप जख्म वगैरह पे लगाते हैं, और दर्दनाशक जो है आपका इसमें एस्प्रीन है, पैरासीटामोल है, अफीम, मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन, ये सब भी उसके कंपोनेंट्स हैं। आपका जो मतलब ट्रैंक्विलाइजर है, मानसिक तनाव को कम करने वाला, रेजरपाइन है, जिसे राव वोल्फिया सरपेंटाइना भी कहते हैं। ये आपका बारबिट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न होता है, ल्यूमिनल और आपके सेकोनल के तौर पे, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाई जाती है, आपकी हीलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल में आसानी से घुलनशील आपकी अमोनिया है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ऐसे ही प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। पेनिसिलियम नोटेटम आपका जो है पहली प्रतिजैविक आपकी जो है मेडिसिन, पेनिसिलिन आपकी जो है ये पूछी जाए, कई बार पूछी गई है। बेहोशी के कारक जैसे क्लोरोफार्म हो गया, ये पॉइंट आपके जो हैं इस तरह के कई बार पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकरण की बात करते हैं, जैसे आपके नील हरित शैवाल जो है ये धान की फसल में आपके एक बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन स्त्रीकरण है। राइजोबियम लेग्यूम जो आपका नोसेरम है दलहनी फसलों में हो गया, एजेटोबैक्टर आपका गेहूं की फसल में है, और राइजोबियम जैपोनिकम जो है सोयाबीन में है। तो फसलों के अकॉर्डिंग अलग अलग नाइट्रोजन स्त्रीकरण की प्रोसेस दी गई है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, धान की फसल में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, दलहनी फसलों में आपका राइजोबियम लेग्यूम जो है वो सेरम है, एजोटोबैक्टर आपका गेहूं में है, राइजोबियम जैपोनिकम आपका सोयाबीन में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके ये पूरा PDF मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबी चली जाएगी, और बहुत सारे ऐसे छोटे पॉइंट भी हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा PDF हमारे चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। एक बार ध्यान से इसमें एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को भी देख लीजिए, कई बार यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। अम्ल और क्षार की बात करते हैं। देखिए अम्ल क्षार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार सूचक क्या है तो लिटमस विलियन हो गया, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन हो गया, हल्दी हो गया, ये चारों ही हैं अम्ल क्षार का सूचक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कई बार पूछा जाता है पीएच स्केल क्या है तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को आपका इंडिकेट करता है। किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल आपका इस्तेमाल होता है। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी और ये 0 से 14 के पैमाने को दिखाता है। पीएच मान अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीयता है, और अगर 14 है तो सर्वाधिक क्षारीयता है, और जो 7 है वो आपके न्यूट्रल फेज को दिखाता है। तो ये पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे विभिन्न पदार्थों का पीएच अगर आप देखेंगे तो रक्त आपका क्षार में आता है, शुद्ध जल आपका न्यूट्रल उदासीन है, नींबू आपका जो है जठर रस जो है हमारी बॉडी में ये आपके किस में आते हैं तो ये अम्ल में आते हैं। अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया को भी देखिए। अम्ल धातु जब प्रक्रिया करेगा क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन बनेगा। क्षार धातु जब प्रक्रिया करता है तब भी लवण के साथ हाइड्रोजन गैस ही बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको याद रखिए, ठीक है। अम्ल के साथ धातु हो चाहे क्षार के साथ धातु हो, बनेगा क्या, लवण और
हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ये बात आपको याद रखनी है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। जब अम्ल की और क्षार के साथ आप अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए। चूने का पानी दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारे केमिस्ट्री के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी लगभग यहीं से बन जानी चाहिए पूरी अच्छे से। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पक्का कई सारे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे।